अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर मोटा-माटी 200 सालों तक राज किया और करीब-करीब हर क्षेत्र में, हर एरिया में हिंदुस्तान की ऊर्जा को, हिंदुस्तान के संसाधनों को चूस कर रख दिया। आप कहिए खेती तो खेती, आप कहें व्यापार तो व्यापार, सामुद्रिक व्यापार की बात करें तो वो भी। और हर तरह के संसाधन अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों से छीने, अपने हित में उनका उपयोग किया और खूब पैसा कमाया। हमें बदले में गरीबी दी, भूखमरी दी। लेकिन इन 200 सालों में कुछ लोग थे जो उठ खड़े हुए और जितना मुमकिन हो सका, जिन-जिन क्षेत्रों में मुमकिन हो सका, संघर्ष किया, संघर्ष की अलख जगाए रखी। एक क्षेत्र ऐसा ही था, समंदर का। हिंदुस्तानियों ने यहाँ भी अंग्रेज़ों को टक्कर दी। कुछ हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। द्वारकानाथ ठाकुर, जमशेदजी टाटा, चिदम्बरम पिल्लई, वालचंद हीराचंद कुछ ऐसे ही नाम थे जिन्होंने अपने तई कोशिश की कि वो अंग्रेजों का प्रभुत्व हिंदुस्तान के समंदर में तोड़ दें। कैसे किया, कितने सफल हुए, अंग्रेजों ने फिर किस तरह की मुश्किलें खड़ी की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पर बहुत कुछ लिखा नहीं गया, बताया नहीं गया। एक कोशिश की है सुशांत भारती ने अपनी किताब सागर के सेनानी में इस कहानी को बताने की, ये पहलू खोलने की। सुशांत हमारे साथ हैं। इसके पहले भी सुशांत एक बार हमारे पॉडकास्ट में आए थे, पढ़ाकू नितिन में। और फिर भी एक छोटा सा परिचय दे दूं तो सुशांत जो हैं, वो इनकी जो शिक्षा दीक्षा ज़्यादा हुई है वो तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुई, लेकिन ये किताब उन्होंने बड़ी मेहनत से लिखी, खूब रिसर्च किया और ये किताब एनबीटी से आई है। इसके अलावा सुशांत जो हैं वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड लंदन के फेलो हैं और खूब सारा शोध करते हैं। इनका शौक़ है अलग अलग तरह के विषयों पर लिखने का और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने ऐसा विषय छुआ जिसे इससे पहले किसी ने छुआ नहीं। ऐसा ये भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की और कुछ तो इसमें ऐसे थे जैसे जमशेद जी टाटा का प्रसंग है सुशांत। मैंने सुना आपने जब टाटा से बात करने की कोशिश की तो उनके आर्काइव में भी टाटा के सुपक्रम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला नहीं? जी, तो ये परियोजना जो कि एनबीटी द्वारा प्रस्तावित की गई थी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, तो कुल 75 हम लेखक सेलेक्ट हुए थे इसके लिए हुँ, और हिंदी में हम 11 लोग थे। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है जब एनबीटी की चीज़ को प्रकाशित करने वाला होगा, तो कुछ भी हल्के में नहीं लिया जा सकता और ये बात आप जानते भी हैं कि कुछ चीज़ अगर प्रिंट मीडिया में आने वाली है, तो बहुत सोच समझ के आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में। तो ये मालूम था कि ये चारों जो मेरे पात्र हैं, इनके बारे में एक काफ़ी घुसकर इनके बारे में शोध करना बहुत आवश्यक है और शोध जो प्राथमिक जो स्रोत हैं, उनसे, प्राइमरी सोर्सेज़ से, सेकेंडरी पे नहीं। इस सिलसिले में जब जमशेद टाटा जी का नाम जब मैंने जब इसको क्रियान्वित किया कि ये पात्र लेना है, मुझे ये पहले ये उम्मीद थी, हुँ, चूँकि भारत के इतने भी उद्योगपति परिवार हैं, खुशकिस्मती टाटा वो परिवार है जिसका अपना खुद का सुव्यवस्थित आर्काइव है हुँ, पुणे में, टाटा हुँ। सेंट्रल आर्काइव के नाम से। तो मुझे ये पूरा भरोसा था कि बाकी तीनों का पता नहीं, टाटा कम से कम इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मेरे सहायक रहेंगे। उन्होंने जो-जो किया है, जो-जो बिज़नेस शुरू किए, जो-जो कोशिशें की, वो सब उस जी, आर्काइव में है। जी। शुरुआत से जो भी टाटा परिवार के नवसारी से लेकर हुँ, हुँ, जितने भी टाटा परिवार के महानुभाव रहे हैं, उन सबके जीवन से जुड़े हुए जितने भी प्रसंग प्रकाशित हैं, प्रसंग हैं, व्यापारिक हो, निजी हो, कुछ भी सब है। हैं, वो जितने भी ठीक दस्तावेज़ है। हैं, वो सब वहाँ पर हुँ, आर्काइव में हुँ, संरक्षित किए गए हैं और एक बहुत बड़ा सुव्यवस्थित आर्काइव है। मतलब भारत का इकलौता, मतलब अंबानी के पास भी नहीं है, हुँ, बजाज के पास भी ऐसा आर्काइव नहीं जो टाटाज़ के पास है। हुँ, तो संयोग से मैंने बड़े मुश्किल से वहाँ के आर्काइविस्ट जो हैं, वो पारसी हैं, राजेंद्र पी नारला, उनका नंबर मुझे कहीं से मिला और फ़ोन जब किया, तो मैंने उनको बोला कि सर ये ऐसी-ऐसी एक परियोजना है और मुझे जमशेद टाटा जी से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज़ चाहिए। तो जमशेद टाटा जी का नाम प्रायः जब लोग सुनते हैं, तो उनके दिमाग में जमशेदपुर आता है, हुँ, टाटा स्टील प्लांट। हुँ, और यही चीज़ उनके साथ भी हुई, तो उन्होंने छूटते बोला, "टाटा स्टील प्लांट के बारे में चाहिए होगा?" तो मैंने कहा, "नहीं सर, टाटा स्टील प्लांट के बारे में तो नहीं चाहिए यहाँ पर इस बार।" तो कह रहे हैं, "और क्या चाहिए?" तो मैंने कहा, "सर, टाटा शिपिंग लाइन।" तो 2 मिनट वो मौन हुए। कह रहे हैं कि मेरे इतने लंबे करियर में हुँ, शायद ये दूसरा फ़ोन आया होगा पुणे,
कि किसी ने टाटा शिपिंग लाइन के बारे में जानकारी माँगनी चाहिए है। और उसके तुरंत जैसे ही मेरा रोमांच बढ़ा कि शायद मुझे कुछ मिले, और छूटते ही दूसरे क्षण में उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हुँ। टाटा शिपिंग लाइन एक ऐसा एक प्रसंग है जमशेद टाटा जी का, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कुछ चाहिए, तो चूँकि जमशेद टाटा जी ने ये शिपिंग लाइन पार्टनरशिप में चालू करी थी जापान की निप्पॉन कुसा कंपनी के साथ, जो आज भी अच्छा, एग्ज़िस्ट करती है। वाह! तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए टाटा शिपिंग लाइन के बारे में, तो आप जापानीज़ कंपनी को संपर्क करें। और समस्या ये है कि जापानी अपनी भाषा को लेकर इतने ज़्यादा मतलब ज़िद पे अड़े ज़िद हैं। पे अड़े हैं कि अंग्रेज़ी में हुँ, कम्युनिकेट करना बड़ा भारी बड़ा काम था। कठिन है। पर भगवान की कृपा से कुछ दस्तावेज़ मिले जो कि मैंने इसमें हुँ, उल्लिखित करे हैं। और सच मानिए तो चारों पात्रों में जमशेद टाटा जी, जो कि शुरुआत में मुझे लग रहा था सबसे आसान होंगे लिखना, सबसे कठिन साबित हुए बाद हुँ, में, क्योंकि स्रोत नहीं मिल पाए मेरे को, स्रोत कम थे। इसलिए। शुरू से शुरू करते हैं। क्या हम इस किताब में पानी के जहाज़ के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो व्यापार जो पानी के जहाज़ों से होता था, शिप से होता था, उसके बारे में बात कर रहे हैं? और हम सुनते रहे कि वास्को डी गामा के बाद तो मोटे तौर पर मतलब हिंदुस्तानियों ने तो बहुत व्यापार नहीं किया, बल्कि पुर्तगाली आए, फिर डच भी आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज़ आए और उन्हीं का आधिपत्य ज़्यादा रहा। तो ये किताब किस बारे में? ये बता क्या रहे हैं आप इसमें? देखिए, इसकी पीछे की जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि कुल मिला के ये पूरी पुस्तक माला जो 75 लेखक जो चयनित हुए थे, इसकी जो ओवरऑल एक जो थीम थी वो थी आज़ादी के अप्रकाशित पक्ष, हाँ, या फिर अप्रख्यात जो व्यक्तित्व हैं, सेनानी हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालना। इस बात से कोई भी शायद इत्तेफ़ाक रखेगा कि जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हिंसा, खून-खराबा, हड़ताल, लाठीचार्ज, बम, सत्याग्रह। सत्याग्रह, ये हुँ, सभी हमारे दिमाग में आते हैं। व्यापार आज़ादी के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी ज़्यादा ने जोड़ा नहीं। कोई सोच पाता होगा। हुँ, तो मैंने सोचा कि और उस समय संयोग से मैं एक ऐसा किसी परियोजना पे कार्यरत था कि मैं इस विषय में घुसा हुआ था। आपको हुँ, पता है कि मैं हुँ, बाय ट्रेनिंग मैं एक आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन हूँ। मेरा स्थापत्य पे मेरा रुझान है, और हुँ, मैरीटाइम हिस्ट्री मेरा फ़ोर्टे नहीं है, पर कुछ ऐसा उस समय एक ताना-बाना बना किस्मत के अंतर्गत कि मैं उस पे कुछ काम कर रहा था। ठीक। और तब ये मुझे जब मॉडर्न हिस्ट्री में पहुँचा, क्योंकि मैरीटाइम हिस्ट्री हमारे भारत की बहुत विशाल है। हुँ, हमारा मैरीटाइम हिस्ट्री का जो टाइमलाइन जो शुरू हो जाता है, वो लोथल से शुरू हो जाता है, हड़प्पा काल से। अच्छा। तो हड़प्पा काल से आप सोचिए 3000 साढ़े 3000 पहले साल पूर्व से लेकर और अब तक, क्योंकि मेरी किताब 47 पे मैं ज़बरन उसे ख़त्म करता हूँ। पर मैरीटाइम हिस्ट्री आज भी इंडिया की वैसी ही यथावत है। हमारी जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में। तो वहाँ मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उस आर्थिक पक्ष की बात करूँ आज़ादी के अंतर्गत, क्योंकि हर किसी के लड़ाई लड़ने का तरीका अलग था। बिल्कुल। पूंजीपति बेशक रोड पर नहीं उतरे लाठीचार्ज करने के लिए, लाठीचार्ज खाने के लिए या फिर हाँ, लाठियाँ हड़ताल खाने के लिए करने के उतरे नहीं लिए, लेकिन उनका भी अपना पर तरीका था। अपने धन बल से हाँ, उन्होंने अंग्रेजी सार्वभौम सत्ता के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ी, वो बताना इसको चाहते थे। प्रकाशित करने के लिए मैंने ये पुस्तक में इन 4 पात्रों का चयन किया। हुँ, और भगवत कृपा से ये प्रपोज़ल सिलेक्ट हो गया हुँ। और पुस्तक के रूप में आ गया। तो इसमें आप बता रहे हैं कि जो व्यापार है समुद्र के रास्ते जो होता है, उसे हिंदुस्तानियों ने कैसे अंग्रेज़ों का वर्चस्व इसमें तोड़ने की कोशिश की। 4 लोग हैं इसमें और चारों की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे टाटा से शुरुआत करके बताइए या जिससे आप चाहें वैसे। शुरुआत फिर जैसी किताब की हुँ, क्रमबद्ध जो है चलिए उसी चलते हैं फिर। तो बताइए। शुरुआत द्वारकानाथ टैगोर से करते हैं। द्वारकानाथ टैगोर का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें रवीन्द्रनाथ टैगोर सुनाई देते हैं, गीतांजलि पता चलती है, कोलकाता की गलियाँ समझ में आती हैं, रवींद्र संगीत। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनका जो परिवार था वो एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे जुड़ा हुआ रहा और द्वारकानाथ टैगोर कितने बड़े बिज़नेसमैन थे, बिज़नेस टाइकून थे। बिल्कुल। ये जैसा जैसा मेरा क्या बोलते हैं इंटरेक्शन और जो शौक हुँ, टाटा सेंट्रल आर्काइव में हुआ, ठीक उसी प्रकार का एक कल्चरल शौक, या ध्यान फिर रहा। कह लीजिए हुँ, जोरासाँको ठाकुरबाड़ी, जो कि टैगोर परिवार का मूल निवास है कलकत्ता में, और इस समय रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी वहाँ पर है। रविंद्र भारती संग्रहालय भी उसी घर के अंदर है, हुँ, जहाँ पर वो परिवार रहा करता था। हुँ, तो जैसे मैंने टाटा सेंट्रल आर्काइव में फ़ोन किया, तो मैं शुरुआत में सब जगह फ़ोन कर रहा था, क्योंकि ये एक
प्रक्रिया होती है। आप सीधा नहीं टपक सकते, आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको लेटर भेजना है, आपको बताना है कि आपका ये रिसर्च किस लिए हो रहा है हुँ। और इसका क्या एक मतलब एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। उस सिलसिले में मैंने रविंद्र भारती संग्रहालय क्यूरेटर जो सँभालती हैं सारा आर्काइव, उनको मैंने फ़ोन किया, तो सीधा ही उन्होंने छूटते बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर पे चाहिए होगा? तो मैंने कहा नहीं, द्वारकानाथ टैगोर पे चाहिए। तो वहाँ भी वो हैरान कि द्वारकानाथ टैगोर पर मतलब आज के ज़माने में चूँकि वहाँ ज़ाहिर-सी बात है कि 10 में से 9 लोग रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ही आते हैं। ये तो है। तो ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। द्वारकानाथ टैगोर की स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हम टैगोर फैमिली का जब भी हम नाम लेते हैं तो एक दिमाग में एक बड़े सांस्कृतिक एक एक साहित्य, उनकी संगीत। साहित्य, संगीत और कला और ये सब मतलब हुँ, रचा-बसा है उस परिवार के साथ, सच जो है। कि वास्तव में है। हुँ, पर 2 पीढ़ी पहले कहानी ऐसी नहीं है। रव ख़ास तौर पे द्वारकानाथ टैगोर। हुँ, और द्वारकानाथ टैगोर सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए हैं भारतीय इतिहास में, वह पहले ऐसे भारतीय हैं जो समान शर्तों पर जिसको बोलते हैं इक्वल पार्टनरशिप के तहत एक कंपनी स्थापित करते हैं एक यूरोपियन पार्टनर के साथ, हुँ, जिसका नाम था टैगोर कार एंड कंपनी। हुँ। साल क्या रहा होगा? ये रहा है आपका 19वीं शताब्दी की शुरुआत पर, क्योंकि 1857 से 10 साल पहले तो द्वारकानाथ टैगोर का देहांत हो गया हुँ, और वो भी यहाँ नहीं मरे, वो विदेशी मरे वो भी। वाह! हाँ, तो आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से भी पहले। जी। हुँ, टेक्निकली वैसे देखा जाए तो जब इस पात्र को मैंने लिया, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस या फिर कह लीजिए जो प्रतिरोध बाकी तीनों पात्र अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध दिखा रहे हैं, द्वारकानाथ टैगोर के पात्र जब हम कहानी को देखते हैं, तो वो प्रतिरोध पनपते-पनपते जब वो पनपता है, बस तुरंत उनका देहांत हो जाता है। अच्छा, तो बेसिकली ये कह लीजिए कि इस पूरी जो पटकथा जो मैंने इस किताब में लिखी है, उसका बीज है, पर वो अच्छा, बीज पूरी तरह अंकुरित नहीं हो पाता। ठीक। वो बीज अंकुरित बाद में जाकर होता है जब जमशेद टाटा जी वहाँ से शुरुआत वहाँ है से कहानी आती है। टक्कर देने की। जी, क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर के बारे में जितना मैंने पढ़ा तो ये पाया कि अंग्रेज़ों के साथ उनके उतने भी बुरे संबंध नहीं थे। नहीं थे। इनफैक्ट दीवान का पद मिला उन्हें बड़ी कम उम्र में, उनकी बिल्कुल। तारीफ़ें भी होती थी, गवर्नर जनरल उनको जानते थे। आपने भी लिखा दावतों में भी आना-जाना रहता था। तो उस तरह की कोई बहुत कड़वाहट तो नहीं थी। जी, नहीं। हुँ, जैसा कि मैंने पुस्तक में लिखा है कि उस समय कुल 3 से 4 पद आरक्षित थे हुँ, भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए। और उसमें से एक बोर्ड ऑफ कस्टम का दीवान पद था जो कि द्वारकानाथ टैगोर को मिला। ठीक, फिर क्या अ, हुआ? कैसे उन्होंने सोचा कि जहाज़ की कंपनी खोल दूँ? देखिए ऐसा है कि बंगाल उस समय एक ऐसा एक देखिए इस सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पे है कि टैगोर एकमात्र ऐसा परिवार नहीं है जिनके पास पैसा है। अच्छा ठाकुर है ना वो वैसे? ठाकुर, बिल्कुल ठाकुर ठीक है, उसको उसका एंग्लिसाइज़्ड वर्ज़न हम टैगोर ले लेते ठीक हैं, पर है, ठाकुर या टैगोर जो भी हम कह ठीक है, सकते हैं। ठीक है। तो एकमात्र ये परिवार नहीं है जिसके पास अकूत संपत्ति है, बहुत परिवार हैं। पर ठाकुर सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि अपनी संपत्ति को बार-बार कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, मतलब जो हम टिपिकल हम जो टेम्परामेंट गुजरातियों में देखते हैं, वैसा द्वारकानाथ टैगोर में देखने को मिलता है। शायद कोई भी द्वारकानाथ टैगोर के चरित्र को पढ़े तो वो विश्वास नहीं कर पाया कि वास्तव में व्यक्ति बंगाली है, गुजराती है। अच्छा। क्योंकि उस पैसे को उन्होंने रुकने नहीं दिया हुँ, और अपने जो उनकी मूल संपत्ति थी, उसको तो उन्होंने कभी टच किया ही नहीं। उसके ऊपर का जो भी उनका मुनाफ़ा आता रहा, वो उसे कहीं न कहीं लगाते रहे। तो जैसा कि कहानी है कि उनका बड़े कैपिटल घूमता रहा घूमता अलग-अलग रहा बिज़नेस में। घूमता रहा, वो कभी भी अपने दिमाग को एक जगह उन्होंने रोका नहीं और हमेशा उनका जो अगला इन्वेस्टमेंट था, वो इस तरीके से प्लान करते थे कि वो उससे जुड़ा होता था। अच्छा, जैसे जब शिपिंग कंपनी पे हम जब आते हैं, जब उन्होंने लाइन चालू करी, तो उससे पहले उन्होंने बंगाल की सबसे बड़ी कोयला खदान, रानीगंज कोयला खदान खरीद ली, क्योंकि स्टीम के जहाज चलाने के लिए अब कोयला चाहिए। तो सबसे पहले द्वारकानाथ टैगोर ने हुँ, दूर के उसका घोड़े जुगाड़ किया। उड़ाते हुए सबसे पहले कोयले का वो इनफैक्ट किया। मैं इसमें ऐड करूँ, मैं एक बार हिंदुस्तान में रेलवे की कहानी जब पढ़ रहा था, जी, तो उसमें मैंने पाया पहले तो रेलवे सरकारी होती नहीं थी, प्राइवेट कंपनियाँ खोलती थीं। उसमें भी द्वारकानाथ टैगोर की एक कोशिश थी कि वो अपनी एक रेलवे कंपनी खोल लें, बिल्कुल। है ना? तो हो सकता है वो भी उनके दिमाग में रहा हो लिंक कि भाई कोयला चाहिए होगा। बिल्कुल और हुँ, ये जो पूरी कहानी शुरू हुई थी शिपिंग लाइन के बारे में क्योंकि उस समय वो एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि जो कलकत्ता के जो बिशप थे, उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो अब ये तो ख़ैर हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि उस समय भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता है और अभी दिल्ली और मुंबई और मद्रास तक बात पहुँची वो नहीं सब है। 20वीं सदी में। वो अभी हुँ, हम शुरुआत में उस कॉन्टेक्स्ट में है हिस्ट्री के और वहाँ जब आर्क बिशप ये प्रस्ताव रखते हैं, क्या बोलते हैं सभी अंग्रेज़ अधिकारियों के पास कि कलकत्ता से ब्रिटेन जाना बहुत भारी पड़ रहा है। तो एक त्वरित गति की एक
व्यवस्था हमें चाहिए, तो त्वरित गति की व्यवस्था उस समय तो प्लेन तो है नहीं, तो बिल्कुल। पानी ही एकमात्र साधन है, तो पानी में स्पीड कैसे पकड़ी जाए? तो स्टीम नेविगेशन। उस समय ये एक मौका उनको लगता द्वारकानाथ टैगोर को कि ये सही मौका है, मैं शायद इस जगह फिट कर पाऊँगा अपने उन ख़्यालों को जो मेरी महत्वाकांक्षा है। पर समय हर किसी के पक्ष में होता नहीं है। जो अंग्रेज़ उनका भरपूर साथ देते रहे, उनके सारी वित्तीय योजनाओं को, परियोजनाओं को सपोर्ट करते सराहते रहे, रहे। सराहते रहे, कभी उन्होंने तो कोई बैंक भी खोला, इंश्योरेंस हाँ, कंपनी भी थी। कोई हुँ। प्रतिरोध उनके जीवन में कुछ नहीं मिला हुँ, उनको। हुँ, मतलब हुँ। यहाँ तक कि मैंने एक पुस्तक में लिखा है कि गवर्नर जनरल बड़ी-बड़ी दावतों में उनको बुला रहे हुँ, हैं हुँ, और उनके बारे में खुलकर वहाँ तारीफ़ कर रहे हैं हुँ, दावतों में। हुँ, मतलब ऐसा एक भारतीय हुँ, उन मतलब गोरों के बीच में है। इतना पर एक्सेस है। जहाँ पर जब ऐसी महत्वाकांक्षा जो उनको भारतीय परिवेश से बाहर और स्थापित करती, वहाँ अंग्रेज़ों ने उनका साथ नहीं दिया। और जब ये एक प्रपोज़ल माँगा गया शिपिंग कंपनियों के साथ कि कौन इस ठेके को उठाएगा, तो वो ठेके में एक पारदर्शी रूप से वो चयन नहीं हुआ अच्छा। और अंग्रेज़ों ने एक अंग्रेज़ कंपनी को ही वो ठेका दे दिया। हुँ। और वो आखिरी समय था द्वारकानाथ टैगोर के जीवन का और शायद वो उसके दुःख के बाद वो ज़्यादा उभर भी नहीं पाए। अच्छा, जी। मतलब उन्हें लगा वो चीटेड फ़ील करते थे अंग्रेज़ों से। उस घटना से ज़्यादा मुझे लगता है उनको दुःख हुआ क्योंकि आप सोचिए कि जो व्यक्ति कभी भी आपके लिए कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है तो और आप ये तो ऐसा क्यों था? यही ख़ास धंधा अंग्रेज़ों के दिल के करीब क्यों था कि अपने इतने नियर एंड डियर आदमी को उन्होंने इससे बाहर रखा? बाकी सब चीज़ों में बहुत बढ़िया। शिपिंग स्टीम नेविगेशन के साथ सबसे बड़ा पेच जो ये था कि जो टेक्नोलॉजी थी, अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि ये भारतीयों को हाथ में आए। अच्छा। क्योंकि और बाद में जब ये भारतीयों के हाथ में आई आई भी, तो आप ये पाएँगे कि उनके जो रिपेयरिंग का जो पूरा का पूरा ठेका है, फिर वो अंग्रेज़ों के पास था। क्योंकि हुँ, भारतीय तो उसमें दीक्षित थे ही नहीं उस तकनीकी प्रणाली में। तो हुँ, जहाज़ तो आप ले आएँगे, पर हुँ, उनको रिपेयर कौन करेगा? हुँ, जहाज़ तो एट द एंड रिपेयर माँगते हैं। तो उस डर के मारे मिडल क्लास और लोअर आदमी ने तो सोचा ही नहीं कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ। इसलिए ये बड़े-बड़े अकूत पूँजीपति सामने आए। वो ये जैसे आजकल एयरलाइन्स चलाते हैं लोग, जी, बेड़े बनाते हैं, बड़े ही लोग उसमें घुस सकते हैं। बिल्कुल, छोटा आदमी तो जा नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसे ही उस वक़्त ये रहा होगा। बिल्कुल वैसा माल ही इससे है। जाता था, लोग इससे ट्रैवल करते थे, है ना? और बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट एक ही जहाज़ लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। देखिए, बनते भी नहीं होंगे यहाँ पे तो कुल स्टील के। मिला के सबसे महत्वपूर्ण था डाक, हुँ, क्योंकि डाक आती-जाती थी। कंपनी का वो हेडक्वार्टर था, डाक आना-जाना, कार्गो का, फिर यात्रियों का आवागमन। हुँ, तो ये सारी चीज़ें थीं, तो उसमें आपको आवश्यकता थी, आप उसके बगैर काम कर नहीं सकते थे। और तब तक मैं समझता नहीं शायद सुएज़ कनाल तब तो शायद चालू नहीं हुई थी, जहाँ तक हुँ, मैं जानता हूँ। हुँ, तो आपको पूरा घूम के। अफ्रीकी महाद्वीप घूम कर आपको पहुँचना है। हुँ, तो उतना समय डेढ़ 2 महीने का समय लगते थे ब्रिटेन पहुँचने में, आप सोचिए। तो वो एक समय था हुँ, और ख़ैर उन्होंने अपनी संपत्ति का जो सदुपयोग ही मैं कहूँगा, उन्होंने काफ़ी हद तक किया और पर वही एट द एंड वो कामयाब नहीं कर हो नहीं पाए, पाए, क्रैक कर नहीं नहीं कर हो पाए, पाए। कर नहीं के पाए। अच्छा, और द्वारकानाथ टैगोर के बाद उनके परिवार में किसी ने कोशिश नहीं की नहीं, फिर? उसके बाद हमें नहीं दिखता उनके पारिवारिक इतिहास में कि किसी ने उसको दोबारा मतलब उस व्यापार को दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। पुनर्जीवित तो ख़ैर क्या कहें क्योंकि वो पहली बारी में वो परिकल्पित हो ही नहीं पाया, जैसा कि मैंने बताया। मतलब एक तरह का फ़ेल प्रोजेक्ट हो गया वो। बिल्कुल। बाकी पर इसके अलावा जो उनके बाकी व्यवसाय जो चल रहे थे, जैसे अफ़ीम के हुँ, रेशम का, कोयले का, वो चलता रहा, हुँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही। पर ये जो स्टीम नेविगेशन का जो इसमें नहीं प्रकल्प उसने था, दिया। इसमें दोबारा नहीं हो पाया। ठीक है। ये सपना सपना ही रह गया ठाकुर परिवार के लिए। हुँ, इसके बाद कौन-सा पात्र है जो इस बिज़नेस में घुसा? इसके बाद हम कालखंड में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सन 57 का पहला हुँ, स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है तुरंत कुछ वर्षों के बाद और 57 से लेके 19 मतलब 1900 के 1800 के मतलब एंड तक या 1900 के उत्तरार्ध तक हमें कुछ ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। पर वही वो समय जो स्वदेशी आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा है। हुँ, वहाँ पर आते जमशेद टाटा जी, जो कि पहले ही कई व्यवसायों में हैं। हुँ, हुँ, ये हमको हुँ, पता है कि टाटा परिवार भी कई व्यवसायों में था। हुँ। इस पूरी पुस्तक में 3 पात्र तो ऐसे हैं जो किसी न किसी व्यवसाय में पहले से हैं। उधर से पैसा इधर डाल रहे थे। बिल्कुल हुँ, वो हैं। टाटा के साथ ये हुआ कि जब स्वदेशी आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा था, तो उस समय टाटा को ये जमशेद टाटा जी को ये लगा कि हमको कपड़ा जो है, वो भारत में ही बनाना चाहिए। हुँ, अगर हम बाहर से कपड़ा लाएँगे तो स्वदेशी का पूरा जो ये एक माहौल बन रहा है, ये अपनी तरफ से मैं इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाऊँगा। हुँ, इसी के तहत एम्प्रेस मिल
अब तो उस एम्प्रेस मिल का नामो निशान नहीं है मुंबई में। और जो फोटो मैंने उसमें डाली है वो टाटा सेंटर आर्काइव से मिली है। फोटो दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती, सिर्फ उस गेट की फोटो। वो एम्प्रेस मिल अब कहीं नहीं बची, वो एम्प्रेस मिल स्थापित करी। अब वहाँ ये पेच पड़ा टाटा के साथ कि माल तो हमने बना लिया, अब माल भेजने के लिए जिस माल को जो बेचना है, जब हमको समंदर पार करना है, तो जहाज अंग्रेजी हैं। अब दिक्कत ये होती थी कि अंग्रेज उस कंपटीशन को बिल्कुल तोड़ देने के लिए अपने मनमर्जी माल भाड़ा लगाते थे। तो कपड़ा महंगा हो गया। कपड़ा महंगा हो जाता था, अपने मनमर्जी मान लीजिए कि कभी 2 रुपए कर दिया, कभी 4 रुपए कर दिया। अब जमशेद टाटा जी ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर जो हमने एक पूरी परिकल्पना सोची स्वदेशी की, ये तो पूरी कारगर हो नहीं साबित नहीं पाएगी। होगी। तो जमशेद टाटा जी ने सोचा कि अगर पूरी तरह स्वायत्त स्वदेशी करना है इसको, तो तरीका एक ही है कि आप जहाज भी अपना लेकर आइए। मतलब एंड टू एंड, मतलब प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक जो सब पूरा अपने ही हाथ अपना में ही हो, तंत्र होना चाहिए, तभी काम तब हो आप उसे सस्ता पाएगा। रख पाओगे। बिल्कुल। उस सिलसिले में टाटा बहुतों के पास गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंग्रेज जो पहले ही एक सेटअप था स्टीम नेविगेशन का, उसके सामने कोई अपना आंख उठाए। जापानी ये नुपेन कुसा कंपनी की तरह राजी हुई और पार्टनरशिप में टाटा शिपिंग लाइन की शुरुआत की गई। इस टाटा शिपिंग लाइन में ये आपा कपास गया। इसके अलावा ये जाता था और वहाँ से वो लोग खनिज वगैरह लाया करते थे। अच्छा। मतलब क्या होता था स्टीम नेविगेशन में, ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ का खाली माल भाड़ा देखा, आपको वहाँ से खाली नहीं आना है, आपको वहाँ से भी कुछ लेकर आना पड़ेगा। तभी आपकी जो फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वो किसी काम की आ पाएगी। तो यहाँ से वो कपड़ा लेकर आते थे और वहाँ से वो जो भी ज़रूरी सामान जो उनको यहाँ बेचना होता था, वो लेकर आते थे। प्राय उसमें खनिज हुआ करता था, जैसे लेड वगैरह, ग्लास वगैरह की चीज़ें इस कहाँ तरीके से की। कहाँ चलते थे जहाज? ये अलग-अलग है। पहला तो आपका लंदन वगैरह यूरोप चला करते थे, और दूसरा आपका ये साउथ ईस्ट एशिया, इस वाले पार्टी में चला करते थे। प्राय जो जहाज़ के तंत्र जो भारत से चले हैं स्टीम नेविगेशन कंपनी के, वो या तो आपके पश्चिम में ब्रिटेन तक के लास्ट रहे हैं, और इधर आपका क्या बोलते हैं रंगून वगैरह तक। अच्छा। यही आपका मतलब ताना-बाना कुल मिला के चला करता था। और यही जमशेद टाटा जी ने भी किया। इस सिलसिले में जब चीज़ें चलती रहीं, तो कुल मिलाकर मामला इतना विकृत कर दिया अंग्रेज़ों ने उनके शिपिंग लाइन के लिए कि उनके सभी तरीके के अब आप फेयर बिज़नेस के नाम पर कुछ कर नहीं पा रहे, तो अब पॉलिसीज़ के साथ छेड़छाड़ करी जाने लगी। और वो पॉलिसीज़ के साथ छेड़छाड़ इतनी ज़्यादा उनके लिए प्रतिकूल हो गई कि कुल मिलाकर उनको एक बहुत दर्द भरा पत्र लिखना पड़ा। उस समय के जो कंट्रोलर थे, उस मतलब बोलते बिज़नेस एथिक्स के, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका एक बाकायदा एक पद का नाम है। और वो उसमें लिखते हैं जमशेद टाटा जी कि आप लोगों को, मतलब अंग्रेज़ों को ये संबोधन करके लिखते हैं कि आप लोगों को ये चाहिए था कि अगर आप हमारे ऊपर अपना समझकर शासन करना चाहते हैं, तो आपको हम जैसे भारतीय व्यापारियों का साथ देना चाहिए था। हमको पनपने में आपको सहायता करनी चाहिए थी। ऐसा ना कर अपितु आपने हमको दबाने का मतलब भरपूर प्रयास किया, जो कि मैं तो चलो ठीक है झेल सकता हूँ, पर आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी। और वहाँ जमशेद टाटा जी ये स्पष्ट करते हैं कि, और ये भी उन्होंने उसमें पत्र में, जब ये शिपिंग लाइन वो स्थापित कर रहे होते हैं, तो अपने पुत्रों को पत्र लिखते हैं कि ये शिपिंग लाइन सिर्फ इम्प्रेस मिल के लिए नहीं है। वहाँ बहुत स्पष्ट ये उनका जो एक दूरदर्शिता है जमशेद टाटा जी की, वो बहुत क्लियर कट उस पत्र में दिखती है। वो उससे थोड़ा पहले है। वो कहते हैं कि ये शिपिंग कंपनी सिर्फ इस इम्प्रेस मिल तक सीमित मत रखना, आने वाले समय में भारत को या भारतीय व्यापारियों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं उसकी नींव रख रहा हूँ, ताकि लोग मुझसे प्रभावित होके मेरी मिसाल देकर उसको आगे रखने का, उस बिज़नेस को सेटअप करने नहीं, का जज़्बा ये रख पाएँ। तो बात है, वो ये समझ तो गए ही थे कि आगे चलकर ये बिज़नेस और फैलेगा, बड़ा बिल्कुल, होगा, क्योंकि माल आना-जाना बंद नहीं हो सकता है। लोग भी धीरे-धीरे ज़्यादा विदेश यात्रा करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो उनकी समझ में आ ही गया होगा, हुँ। फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है। लेकिन सफल कितने हो सके? सफल वो भी नहीं हो पाए, ऐसा मैंने आपको बताया, क्योंकि एट द एंड अंग्रेज़ 2 जगह पे पकड़ते थे। या तो माल भाड़े की लड़ाई, और माल भाड़े तक भी मामला नहीं बचा, अगर सामने वाला व्यक्ति इस हद तक आया कि अपना पैसा ही लगाने लग जाए, तो फिर पॉलिसी लेवल पर आप उसको जाके दबोच लीजिए, क्योंकि उसके आगे तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है फिर आपकी। तो प्राय कुछ पात्र तो माल भाड़े के युद्ध में ही फँस गए, हुँ, क्योंकि आप अपने जेब से कितना पैसा लगाएँगे। हुँ, और कुछ जो माल भाड़े की लड़ाई को आगे खींच पाए,
वो फिर यहाँ पे आके फंस गए कि आप पॉलिसी लेवल पे कैसे लड़ेंगे। अगर नियम ही ऐसी, नियमावली ऐसी पारित कर दी जाए अंग्रेजों द्वारा कि आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद अगर वो नहीं उसको पालन करते, फॉर एग्जाम्पल, तो उनके अन्य व्यवसाय प्रभावित होते। वही तो अन्य व्यवसायों को यथावत रखने के लिए इस एक व्यवसाय की एक से तिलांजलि पीछे हट देनी गए। पड़ी, देनी नहीं पड़ी। तो क्या अंग्रेजों की ये लॉबी जो समुद्र के थ्रू व्यापार करती थी वो इतनी प्रभावशाली थी बाकियों के मुकाबले कि वो सरकार से जैसे चाहे वैसा नियम बनवा लेते थे? जी, क्योंकि वो एक ऐसा कालखंड है कि जो पूंजीपति हैं ब्रिटेन में, ये जितने भी उपनिवेशी जो कॉलोनी हैं, भारत, साउथ अफ्रीका, ये सब उनके लिए खुले मैदान थे। या कंपटीशन तो था नहीं, हम्म, और अपने टर्म्स पर जो आपको रेट तय करना था, वो आप अंग्रेज अधिकारी को बोलिए, वो रेट आपका तय हो जाएगा। तो कंपटीशन था नहीं, और जो एक फेयर प्रैक्टिस होती है बिजनेस की, वो भी नहीं थी। तो उस सिलसिले में, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रोडक्शन से लेकर लास्ट माइल डिलीवरी तक के लिए हर कोई अपनी शिपिंग कंपनी अपने हाथ में चाहता था। हम्म, तो इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय उसमें प्रवेश करें। अगर वो प्रवेश कर जाते तो वो जो इनकी मोनोपोली चल रही थी वो टूट जाती। हम्म, तो इसलिए अंग्रेज़ों का ये तंत्र था कि माल भी अंग्रेज़ों का ही आएगा, और वो माल जिस जहाज़ से विलायत से भारत आए, चाहे भारत से विलायत जाए, वो भी अंग्रेज़ों का ही होना चाहिए। हम्म, इसलिए तो जमशेद टाटा जी हम्म, अड़े कि अगर क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जो अंग्रेज़ भाई-भाई वाला मामला चल रहा है, मुझे यहाँ पे किसी भारतीयता को लाना ही पड़ेगा। हम्म, इसलिए उन्होंने अपनी शिपिंग लाइन के बारे में सोचा, हम्म। और यही परिकल्पना द्वारकानाथ टैगोर की भी थी, बस वो बदकिस्मती से फलीभूत नहीं हो पाए। और वैसे जैसे द्वारकानाथ टैगोर के रिश्ते अंग्रेजों से थे, जमशेदजी टाटा के कैसे थे? बिल्कुल थे, अच्छे बहुत रिश्ते बड़ा थे? उद्योगपति परिवार रहा है, हम्म, और ज़ाहिर-सी बात है कि जब इतने बड़े-बड़े उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो अच्छे ही टर्म्स एंड कंडीशन थे। बस मैंने कहा कि एक ऐसा इसी में नहीं एक घुसना सॉफ्ट चाहता हूँ। कॉर्नर था कि अंग्रेज़ों ने हर किसी के साथ, मतलब बाकी की सब कुछ आप कर लीजिए, बस ये छोड़ दीजिए। इस वाले में नहीं इस घुसना वाले चाहता। में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, और वास्तव में आने नहीं दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह नहीं आने लीजिए इसे, दिया, हाँ मतलब सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, 47 हाँ। तक नहीं आने दिया किसी को भी। लोगों ने भरजो, मतलब मेरी पुस्तक 47 पे खत्म होती है, और लास्ट पात्र ने भी जमकर कोशिश करी है। उनका तो बकायदा स्पीच मेरा हम्म, लास्ट पन्ना है। हम्म, वो यही कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, मतलब ये नहीं कह रहे कि हो गया है, हम्म, तो वो नहीं करने देते अंग्रेज। हम्म, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। हम्म, भारत तो खैर हमारा एक, मेरी किताब का एक बैकग्राउंड उस मतलब भारत के भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। पर भारत के इतर भी रंगून में, या फिर इंडोनेशिया में, जकार्ता में, साउथ अफ्रीका में, वगैरह-वगैरह, ये वहाँ से ग्लोबल भी पॉलिसी रही थी बिल्कुल, ब्रिटिशर्स की। ये ब्रिटिशर्स का यही था कि, और उनके 2-3 कंपनी थी। एक पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल शिपिंग कंपनी, और एक ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी। इन 2 कंपनियों ने पूरे, मतलब आप लगा लीजिए, समुद्री पानी पर अपना कब्ज़ा बना रखा था, हम्म, और इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। हालत ये हो गई थी कि कोई भारतीय कंपनी खड़ी होती, तो उसको यहाँ तक तोड़ देते कि उस कंपनी को दोबारा इनको बेच के वापस जाना पड़ता। तो ऐसा भी हुआ। जो जहाज़ इनके सामने खड़े हुए, हम्म, उन उन जहाज़ों को, उनके मालिकों को उन्होंने इतना आर्थिक रूप से तोड़ दिया, मनोबल तोड़ दिया, कि उन्होंने अंततोगत्वा वो जहाज़ जो उनके इन्हें ही विरुद्ध बेच खड़े हुए थे, दिए। उन्हें ही बेच दिए। हाँ, और तो कहाँ और जाते। कहाँ जाते? तो ये कंपनियां किन की थी, ये दोनों खासकर जिनका नाम आप ले रहे हो? ये दोनों कंपनियां जो शुरुआत हुई थी, ये अंग्रेज क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर द्वारा ही स्थापित थी। और ये दोनों, मतलब दोनों कंपनियों के जो फाउंडर थे, वो आपके ग्रेट ब्रिटेन के ही बाशिंदे थे। क्योंकि ये जो प्रपोजल जो फ्लोट किया गया था हम्म, स्टार्टिंग में कि हम्म, शिपिंग नेविगेशन कंपनी चालू करनी है, हम्म, ये कोई बहुत खुले में नहीं किया गया था। हम्म, अंग्रेज अधिकारियों ने सिर्फ अपने सीमित गुट तक ही इसको, हम्म, प्रपोजल को फैलाया था। हम्म, और ख़ास तौर पे इस प्रपोज़ल को उन लोगों ने टैप किया जो किसी शिप के सेलर रह चुके हैं, कैप्टन रह हाँ, चुके हैं, जिनका पहले से जिनका बैकग्राउंड पहले से था। एक्सपीरियंस उन्होंने रहा। देखा कि एक नया आविष्कार हुआ भाई, एक नई बिल्कुल, चीज़ खुली है। तो और वो चूँकि व्यापार से पहले ही पता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़िया पैसा आ रहा था, जैसे तो हम उन्होंने सोचा सप्लाई लाइन पे आप कब्ज़ा कर लो। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखते हैं कि आर्मी रिटायर्ड लोग सिक्योरिटी एजेंसी में हुँ, आराम हुँ, से निकल हुँ। जाते हैं। तो ये वही लोग थे। ये उस तरीके के लोग थे जो पहले से ही किसी सेलिंग शिप में या मर्चेंट शिप में थे, और बाद में जब उनको लगा कि अरे ये तो एक इन्वेस्टमेंट करने का एक सही हुँ, मौका है, 3-4 लोग आपस में मिले और उन्होंने कंपनी खोल दी। उन्होंने शुरू कर दी। बिल्कुल। ये जो जहाज़ बनते थे, जो नए जहाज़ थे, पहले तो लकड़ी के बनते थे, हुँ, तो हमारे यहाँ भी खूब बनते थे। बिल्कुल। इनफैक्ट आपकी किताब में ही लिखा है कि अंग्रेज़ भी यहीं के लोगों से जहाज़ खरीद लिया करते थे।
लेकिन जो नई तकनीक के जहाज़ आए, इन्हें बनाने में कौन से देश सबसे आगे थे उस वक़्त और हमारे यहाँ क्यों नहीं बनते थे? देखिए, हमारे यहाँ जो इस पुस्तक में जो लिखा वो यही है कि शुरुआत में भारतीय जो जहाज़ थे, जो लकड़ी के जो बनते थे, वो उत्तम गुणवत्ता के हुआ करते थे। हुँ। उसमें कोई दूसरा कॉम्पिटिशन था ही नहीं। हाँ, और क्योंकि साउथ इंडिया के जो बड़े शासक रहे, बिल्कुल, उनके पास भी बड़ी शानदार नेवी रही, मुगलों के पास भी नेवी रही, हज यात्रा पर लोग जाते थे बिल्कुल, उन्हीं सूरत से जहाज़ों से, बिल्कुल, तो वो जहाज़ अच्छी क्वालिटी के ही रहे होंगे, तभी तो बिल्कुल। युद्ध भी लड़ रहे थे और यात्रा भी कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने जहाज़ बनाने छोड़ दिए और अगर स्टीम के भी थे, तो मैं पढ़ रहा था जापान में भी बन ही रहे थे, यूरोप में भी बन ही रहे, बिल्कुल। तो हमने क्यों नहीं बना लिए? अ, हुआ ये कि जो लकड़ी के जहाज़ जब तक बन रहे थे, उस लकड़ी के जहाज़ के प्रोडक्शन को एकदम झटके से ब्रेक किया अंग्रेज़ों ने। और वो हुँ, जहाज़ जो बन रहे थे बॉम्बे डॉक में, वो पारसी परिवार बना रहे थे। बड़े हुँ, जाने-माने पारसी परिवार थे, जो लकड़ी के जहाज़ का वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे थे। और जनरली आप देखते हैं कि जब कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, तो एक हवा बनती है कि अरे! ये होने वाला है, तो हम धीरे-धीरे उस टेक्नोलॉजी में शिफ्ट अडैप्ट करते कर हैं। जाते हैं। जैसे वो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बिल्कुल, तरफ जा अब रहे हैं। मालूम पड़ गया है कि 15 आने वाला है, हुँ, ये डेट हो गई, तो आदमी पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेगा। हुँ, वो जो एक टाइम ज़ोन मिलता है मेंटली प्रिपेयर करने का, हुँ, अपनी फंडिंग्स को इधर-उधर समेटने का और उसमें इन्वेस्ट करने का, वो मौका इन भारतीय जो जहाज निर्माता थे, उनको नहीं मिला। हुँ, एक झटके से ये स्टीम जहाज ले आए गए और उसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया, जहाज आने के बाद जो हुँ, पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, हुँ, वो इतना कठोर रखा गया कि उसके बाद किसी भारतीय के लिए स्कोप छोड़ा ही नहीं गया कि वो ये जहाज वहाँ बना पाए। पहला ये, दूसरा ये कि इसके जो नॉर्मल जो ब खर कल प पुर्जे थे, वो भारत में थे ही नहीं, वो तो विदेश में ही थे। तो उसके बाद जब तक मेरे लास्ट पात्र नहीं आते, तब तक भारत में जहाज़ का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, अच्छा भारत में हो नहीं रहा। हो ही नहीं रहा तो ये है। जो आपके पहले पात्र हैं और ठाकुर द्वारकानाथ और ठाकुर। दूसरे टाटा, जी। ये कहाँ से जहाज़ ये खरीदने की जहाज़ कोशिश कर रहे हैं? इन्होंने सेकंड हैंड जहाज़ खरीदे हैं ब्रिटेन से, अच्छा, सबने, इन दोनों वो ने। दे देते थे। बिल्कुल, इवन लास्ट पात्र तक, वालचंद हीराजन तक भी नया जहाज़ खरीदने नहीं देता था नहीं, कोई? नहीं, नया जहाज़ खरीदने तक की भी अनुमति नहीं थी। आपको सेकंड हैंड जहाज़ ही खरीदना है और उसको अपने लेवल पे आप रिपेयर करवाइए और अपना काम निकालिए। हुँ, और उसके बाद फिर माल भाड़े की लड़ाई होगी, हुँ, फिर जो नियमावली की लड़ाई होंगी, हुँ। उससे भी आप निकल गए तो फिर भगवान मतलब वो भरोसे। वो टेरिटरी इतनी मुश्किल कर दी, जी, उसमें कोई घुसे ही ना। बिल्कुल। अच्छा, तो टाटा की यात्रा इस बिज़नेस में कहाँ समाप्त होती है? टाटा की यात्रा यहीं समाप्त होती है कि लड़ाई बहुत गंदी गई माल भाड़े की, इतनी गई कि फ्री में ऐसा हुआ? माल क्या ले हुआ बताओ, बताओ? शायद पहले इन्होंने जो एक तयशुदा माल था कि 4 या 5 रुपए क्विंटल पर क्विंटल का कुछ था ऐसा। तो उन्होंने उसको 4.5 किया, हुँ, इन्होंने 4 किया। करते-करते वो आधे पैसे पे पहुँचा। बाद में वो आधे पैसे को छोड़कर लोग यहाँ तक भी आए कि हम फ्री में भेजेंगे। तो जब फ्री वाला मामला जब आया, तो जमशेद टाटा जी वहाँ पर वो पस्त पड़ गए क्योंकि देखिए संपत्ति अकूत थी, पर एक धंधे वाला आदमी इतना भी इमोशनली ड्रेन नहीं इसमें हो धंधा सकता। बचा ही नहीं धंधा बचा ही नहीं अब तो। जब फ्री ले जाओ तो तो। जमशेद टाटा जी ने यह सोचा कि ये लड़ाई अब बिज़नेस के उसूलों पे नहीं चल रही है अब। हाँ, अब ये बिज़नेस तो लड़ाई है कुछ नहीं। अलग प्रकार की हो चुकी है और वो समझ गए थे। मैं समझता हूँ कि उनका ये निर्णय बहुत अनुकूल था उस समय के हिसाब से कि वो समझ चुके थे। वैसे वो चाहते तो अपना पैसा खूब बहाकर इसको और लड़ते रहते, लड़ते रहते। ईगो की लड़ाई थी फिर तो। पर वो ईगो की लड़ाई थी, सही बात है, उसमें कुछ हासिल नहीं हो पाता। पर जमशेद टाटा जी क्योंकि वो परिवार की एक ऐसी विरासत रही है कि हुँ, बिज़नेस के साथ-साथ जो एक विवेक है उस परिवार का, वो हमको हर पात्र में देखने को मिलता है। इवन अभी भी जो वर्तमान में है। तो वो उस सूझबूझ को दिखाते हुए टाटा ने ये स्पष्ट वो जो लेटर जिस पत्र की मैंने बात करी, वो पत्र लिखा कि आपको हमारा साथ देना चाहिए था। आपको चाहिए था कि हम जैसे छोटी-छोटी कंपनियों को आप और आगे बढ़ाते। आप हमको एक एक फेयर कॉम्पिटिशन एक फ़ेयर करते, कॉम्पिटिशन करते, आप हमको क्योंकि एक तब तक तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी गई थी कि बिल्कुल, सब जो हैं ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल, भई भले ही भारतीय हो या फिर वो गोरी चमड़ी वाला आदमी हो, बिल्कुल, वो तो सब रानी या राजवंश के नीचे हैं सब और सब एकदम। एक हैं। जी। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के बावजूद हुँ, जो प्रैक्टिकली अंग्रेज़ हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ भेदभाव कर रहे थे और टाटा को ये बात बुरी लगी बिल्कुल, और वो भी वैसे ही हर्ट हुए होंगे जैसे ठाकुर हुए हैं। ठाकुर हुए थे। बिल्कुल वैसा ही हुआ हुँ, और टाटा के साथ एक अच्छी बात ये भी रही कि टाटा काफ़ी
अ, हालाँकि दोनों पात्र चिदम्बरम पिल्लई और मेरे बाकी 2 पात्र थोड़े से हुँ। एक तरीके से बहुत अड़ियल। उन्होंने अड़ियल स्वभाव दिखाया। आएँगे हम पर पे। टाटा और द्वारकानाथ ठाकुर ने थोड़ी शालीनता दिखाई। शायद वो उनके जो पारिवारिक जो लेगेसी थी, उसके तहत उनको ऐसा करना पड़ा या फिर शायद उनके वो खून में रहा होगा कि अभद्रता का प्रदर्शन इन दोनों ने इस बुरी स्थिति में जाने के बाद भी नहीं दिखाया हुँ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और वही चीज़ मैंने कहा कि हुँ। ये जमशेद टाटा जी के साथ भी हुआ। ठीक। पर जमशेद टाटा जी ये था कि मुझे जो हैरानी ये हुई थी कि ऐसा क्या हुआ कि एक भी कागज़ का कतरा हाँ, वही। जहाँ मुझे उनके बहुत बेसिक से बेसिक बिलिंग के पर्चे मिल रहे हैं अन्य कंपनियों के। तो ऐसा क्या हुआ कि टाटा शिपिंग लाइन का एक कागज़ नहीं बचा इस देश में? तो अब इसके पीछे बहुत थ्योरी हो सकती है। हो हुँ, सकता है कि टाटा इस हद तक दुखित हो गए होंगे कि उन्होंने उसका कुछ नामो-निशान छोड़ा ही नहीं अपने एंड पर। और वास्तव में टाटा शिपिंग लाइन आप ढूँढने जाएँ तो आपको कुछ विकिपीडिया में छोटे-मोटे एक आध पैराग्राफ के अलावा कुछ ख़ास मिलेगा तो भी नहीं। टाटा के कुछ फेल प्रोजेक्ट्स रहे होंगे, उनमें से एक ये हो गया, ऐसा मान सकते हैं। एक फेल प्रोजेक्ट हो गया। बिल्कुल, वाह! बिल्कुल, फ़ेल प्रोजेक्ट है। फ़ेल मतलब परिस्थितियाँ वैसी कर दी गई पर हाँ, शायद जमशेद टाटा जी ने उसको ऐसा फ़ेलियर ही लिया नैनो होगा। भी तो चला ही ली उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन वो शिपिंग लाइन नहीं चली। शिपिंग लाइन नहीं चला पाए। ठीक। तो ये हुए 2 लोग जो फेल हो गए। हुँ। तीसरे पात्र आपके, वो कब तीसरे एंटर करते हैं? पात्र आते हैं हमारे चिदम्बरम पिल्लई। हुँ, ये थोड़े तेज़ तर्रार हुँ। हमारे पात्र हैं कहानी के और इनको दक्षिण भारत का बाल गंगाधर तिलक करके भी उपाधि इनको दी बाल गई। गंगाधर तिलक जी, थे? अच्छा, दक्षिण के। बिल्कुल। और थोड़े जो नरम गल और गरम गरम दल दल का की जो है, ये पॉलिटिक्स चल गरम रही दल थी। वाले अच्छा, थे। तो मेरा ख़्याल है ये कालखंड रहा होगा 1900 के बाद। बिल्कुल, ये 1900 हुँ, के बाद का 1900 का पूर्वार्ध ही है। अच्छा। बिल्कुल पूर्वार्ध है। हाँ, ये तिलक का चरम बिल्कुल, जो है। बिल्कुल तिलक का चर्म। हुँ, और गांधी अभी नहीं आए हैं हाँ, कॉन्टेक्स्ट में, गांधी 14 अभी के आने बाद। वाले हैं। हुँ, और काफ़ी इनका इंटरेस्टिंग एक चलता और ये पेशे से हैं वकील। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे चारों पात्रों में ये इकलौते ऐसे पात्र हैं जो धनाढ्य नहीं हैं। अच्छा, इनका बैकग्राउंड अकूत संपत्ति वाला नहीं है। एक अच्छा। नॉर्मल एक सज्जन व्यक्ति हैं और लॉ में पढ़ाई करते हैं और वकालत करके अपनी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद एक इनका ध्येय बड़ा क्लियर कट होता है कि अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध पुरज़ोर आवाज़ उठाना। हुँ, तो जब ये वकील बन जाते हैं तो ये सिर्फ़ वही केस लेते हैं जिसमें अंग्रेज़ अधिकारियों के जो कोई ना कोई फँस रहा हो। वो जहाँ फँस रहा हो, गोरा फँस रहा हो। हुँ, और इसके चक्कर में उनके ऊपर कई सारे फ़र्ज़ी वहाँ टुटीकोड़ी में क्योंकि ये हुँ, तूतुकोड़ी के थे। अच्छा। वैसे इनकी पैदाइश तो तिरुनेलवेली के पास की थी, पर तूतुकोड़ी ये रहे जिसको टुटुकोरिन बोलते तूतीकोरिन हैं। कहते हैं आज। हुँ, और वहाँ इन्होंने वकालत करी और वहाँ का जो पुलिस थाना था वो उनके पीछे लगा रहता था कि किसी न किसी तरीके से इनको हुँ। कुछ ऊट-पटांग केस में इन्हें इनको फँसाए फँसाते रहो। रहे। हुँ, सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर किस सिलसिले से ये किसी काम से मद्रास गए। मद्रास आप भी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी मद्रास आए हैं। मरियाना बीच के पास एक स्थान है जहाँ पर स्वामी जी रहे। उसके बाद जब एक कालखंड रहा, जब और ये मैं थोड़ा-सा ये थोड़ी कहानी और पहले की, ये उस कालखंड की कहानी है जब रामकृष्ण परमहंस का गोलोक गमन हो चुका है हुँ, और उनके शिष्य इधर-उधर विचरण कर रहे हैं। हुँ। सब तितर-बितर हो गए हाँ। हैं, स्वामी जी उधर चले गए हैं, कुछ इधर चले गए। तो एक उनके शिष्य उस समय मद्रास में हैं और उनकी भेंट होती है चिदम्बरम पिल्लई से। अच्छा। तो वहाँ इनका जो एक वार्ता होती है हुँ, और उस वार्ता में कुल मिलाकर ये पूछते हैं कि क्या इस तरीके से सब कुछ छोड़-छाड़ के निकल जाना क्या सही है? हुँ, तो वहाँ वो स्वामी कहते हैं कि परलोक के मतलब इस क्या बोलते हैं, जगत के कल्याण के लिए अगर ये भी करना पड़े तो कोई हुँ, इसमें बुराई नहीं है और मैं जो निकला हूँ घर छोड़ के वो जगत के कल्याण के लिए निकला हूँ। हुँ, तो तुम भी कुछ ऐसा ही करो, इसमें लोगों का कल्याण हो, परमार्थ बना रहे, इस प्रकार का। तो वो जो बात थी, फिर वही स्वदेशी का अभी भी चल रहा था, ये हुँ। फिर वही कालखंड है। माहौल बिल्कुल वही तेज़ चल है। रहा है, हाँ, स्वदेशी हाँ, चल रहा है अभी बिल्कुल, भी। हाँ। तो ये बात और स्वदेशी का जो पूरे भारत में मामला चल रहा है, ये इनको थोड़ा-सा हुँ, दिमाग में इनके बैठ जाता है। पर अभी भी कहानी में शिपिंग अभी नहीं घुसी है। फिर ये वापस टुटुकोडी आते हैं। टुटुकोडी उस समय एक ऐसा एक शहर है जहाँ से डेली शिपिंग लाइन जा रही है सिलोन, श्रीलंका।
हफ्ते में 2 बार हम्म जाना आना, तो वो एक पूरा 1 सप्ताह उसमें कवर हो जाता है। और वो सारी शिपिंग लाइन अगेन अंग्रेज़ों के हाथ में है, उसमें हम्म कोई भारतीय नहीं है। हम्म भारतीयों ने उसमें हालाँकि उस समय वहाँ पर कई भारतीयों ने प्रयास किया, क्योंकि वो रीजन चेट्टियार्स, काफ़ी चेट्टियार जो वर्ग हम्म है, जो काफ़ी धनाढ्य वर्ग है वहाँ का, वहाँ कई चेट्टियारों ने प्रयास किया, पर वो भी सफल नहीं हो पाए। वही सेम कहानी जैसे जब सबके इतने साथ हुई बड़े है। नहीं हो पाए तो ये तो बिल्कुल। लोकल ताकतें थी छोटी। वहाँ का जो व्यापारी वर्ग था, हम्म उन्होंने एक दिन एक सम्मेलन किया और अपने इनको चिदम्बरम पिल्ले को बुलाया और कहा कि हम इतना मोटा शुल्क, जो जो पोर्ट का शुल्क है वो देते हैं पत्तन का, और उसके बाद भी हमको नज़रअंदाज करके सिर्फ ब्रिटिश कंपनियों को ही सारी की सारी सहूलतें मिलती हैं पोर्ट में। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला, हम कब तक चलेंगे? वहाँ जाकर ये फिर दिमाग में स्ट्राइक किया चिदम्बरम पिल्ले के कि सबको मिलकर हम्म एकजुट होके एक शिपिंग लाइन खोलनी चाहिए। हम्म और वहाँ पे जाकर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की शुरुआत हुई। तो अच्छा। बाकी 2 में तो कंपनियाँ अपने एसेंस में स्वदेशी हैं, पर ये पहली बार था कि नाम में स्वदेशी लगा। नाम भी था नाम में स्वदेशी लगा। स्वदेशी। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन ये तो कंपनी। सीधी टक्कर थी बस। बिल्कुल, ये तो नाम में भी लगा लिया। बिल्कुल। और अच्छा, पहले वाले 2 जहाज़ खरीद पाए थे? हाँ, हाँ, खरीद पाए थे, जैसे मैंने बताया उन्होंने और हाँ, चल भी रहे थे, सेकंड हैंड जहाज़ ही फ्री भी खरीदे चलाने थे, लगे। बिल्कुल। इन्होंने भी सेकंड हैंड ही खरीदा। इन्होंने भी खरीद लिया। मैं कह रहा हूँ लास्ट पात्र तक सेकंड हैंड जहाज़ ही रहेंगे कहानी में, क्योंकि वो पॉलिसी में अंग्रेज़ों ने कोई वो नहीं वो दिया। नहीं कि नहीं, और नहीं। थोड़ा उनको वो अपना एक लिबरल एस्पेक्ट दिखाना था कि चलो सेकंड हैंड तो चलो हम ले करने तो दे लो, रहे हैं, हाँ। वही। पर मुद्दा ये था कि सेकंड हैंड जहाज़ खरीदना भी आसान नहीं उसको तो था। मेंटेनेंस भी महँगा था ना। बिल्कुल, उसको लाके रिपेयर करना महँगा, और आपको सबसे पहले 2-3 लोगों को भेजना है हाँ, कि भैया आप देख लो वो चलने जहाँ, लायक है भी पता कि लगा नहीं। यहाँ आ गया और वो डूब गया हुँ, किनारे पे लगकर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हुँ, आप भेज रहे हैं, हुँ। विलायत की यात्रा कर रहे हैं, उसका पैसा, फिर वो। मेहनत बहुत अच्छा, है। फिर दिक्कत ये है कि जितने भी ये पात्र हैं, ये बाय प्रोफेशन मैरीटाइम सेलर तो है नहीं, है भी नहीं। किसी को नहीं हाँ, पता। इनका बैकग्राउंड भी नहीं है। इनका बैकग्राउंड नहीं, बेचारे कपड़े में डील कर रहे हैं, कोई हुँ, अफ़ीम में डील कर रहा है। हुँ। ये और ये तो भाई साहब तो लॉयर हैं। ये लॉयर हैं, सब हुँ, हालात के मारे हैं कि सबको लड़ना अंग्रेज़ से है। हुँ, पर वो जज़्बा है, वो जज़्बा इनको लेकर जा रहा है। हुँ, वो जज़्बे में कोई कमी नहीं है। तो वो कि ये जज़्बे में बिज़नेस भी है तो इसे भी बिल्कुल। करेंगे हम तो। और इन्होंने तो अपने चिदम्बरम पिल्ले ने तो जो विदेश में कई छात्र पढ़ रहे थे, उनको लेटर लिखे कि भैया वो वहाँ पर एक जहाज़ है, ज़रा देख कर आ जाओ। अच्छा, उनके पैसे नहीं थे कि वो यहाँ से भेज खुद पाएँ लोगों जाएँ। को। हुँ, अब टाटा और टैगोर तो कर सकते हैं, पर हुँ, चिदम्बरम पिल्ले, जैसा मैंने बताया, उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है। हुँ, ये तो एक इन्होंने चंदे से इकट्ठा करके कंपनी शुरू करी हुँ, और शेयर बेचे। हुँ। उस शेयर के क्रय-विक्रय में बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी मदद करी। अच्छा। उन्होंने पत्र लिख-लिख कर शेयर खरीदवाए हुँ, अपने धनाढ्य मित्रों के द्वारा, जो कोंकणस्थ देशस्थ जितने भी वहाँ पे थे मुंबई में और इधर-उधर साउथ में, उनको लिख-लिख के करवाया। हुँ, तो उसमें भी तिलक ने काफ़ी साथ दिया उस मामले। हुँ, सुब्रमण्यम भारती आ गया है, हुँ, जो उस समय काफ़ी हुँ, स्वदेश मित्रन और इत्यादि अपने समाचार पत्रों हुँ, में हुँ। अंग्रेज़ सरकार का पुरज़ोर विरोध कर रहे थे। वो इनके साथ आए और अपनी कविताओं के माध्यम से, जो बिल्कुल एक अलग ही लड़ाई, एक सुर छेड़े हुए थे, वो उन्होंने भी काफ़ी पत्रों में लिख-लिख के इनके शेर बिकवाए। सबका उद्देश्य था, मतलब कंपनी कंपनी, सफल हो जाए। हाँ, कंपनी स्थापित काफ़ी अच्छे से करवा दी। हुँ, और सबसे अच्छी बात ये थी कि बाकी 2 कंपनियों का जो परिकल्पना का जो एक ड्राफ्ट था, वो फिर भी थोड़ा कच्चा था। पर स्वदेशी सी नेविगेशन कंपनी का जो ड्राफ्ट था, बहुत ठोस था। हुँ, इन्होंने कई सारे बिंदुएँ रेखांकित कर दी, जैसे कि भारतीय नौजवानों को स्टीम नेविगेशन के टेक्निकलिटीज़ में उनको एक्सपर्टीज़ प्रदान करना, रोज़गार उत्पन्न करना, जो सिग्नलिंग हुँ, जो होती है, उसमें उनको पारंगत करना। हुँ। मतलब उनका ये था कि सिर्फ़ स्टीम नेविगेशन कंपनी से आपने माल भाड़ा भेज दिया, आपने इतना नहीं यात्री कर बस। ली, ये नहीं। उनका ये था कि अब ये जो पूरा सिस्टम है, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार क्योंकि करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स बनाएँगे क्योंकि वो देसी। समझ चुके थे कि पिछले 2 पात्रों के साथ क्या हो चुका था। वो तो कहीं न कहीं कहानी उन्होंने सुनी पढ़ी तो निश्चित ही हाँ, होगी। पहुँची ही होगी। तो उनको पता था कि वो दोनों कहाँ फ़ेल हुए हैं। हुँ, उस मामले में ये वहाँ फ़ेल नहीं हुए। हुँ, ये फ़ेल बहुत आगे जाकर अलग तरीके से होते हैं, पर इनके साथ होती है पूरी साजिश अलग हुँ, प्रकार की। हुँ, और फिर एक काफ़ी अच्छा इनका चलता है सारा, क्या बोलते हैं, कारोबार। और यहाँ भी लड़ाई चालू होती है, वही माल भाड़े की। हुँ,
₹2, ₹3, ₹4 ऐसे करते-करते लास्ट में छाते पर बात आ जाती है। लास्ट में कि मतलब अंग्रेज़ फ्री भी ले जाओ, हाँ, छाता भी लो। लास्ट में अंग्रेज़ बोलते हैं फ्री में ले जाएँगे और छाता भी देंगे हर किसी को। तो भाई वहाँ साहब। जाकर फिर ये भी टूटने लगते हैं और धीरे-धीरे फिर मामला वहाँ बिगड़ता है जब बाल गंगाधर तिलक की रिहाई हुई होती है किसी एक केस के बाद और ये एक क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट कर दी जाती थी तुकोड़ी में कि कोई भी धारा 144 लगा दी गई होती है और ये कहा गया होता है कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। हुँ, पर ये और इनके मित्र चिदम्बरम पिल्लई के मित्र इकट्ठा होते हैं और उस आज्ञा की अवहेलना के तहत इनको कैद मिलती है। हुँ, मामला बहुत छोटा होता है पर चूंकि अंग्रेज ये बहाना ढूंढ रहे होते हैं किसी तरीके से इसको दबाएं और हुँ, कंपनी क्योंकि ये स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के मेरुदंड थे हुँ, चिदम्बरम पिल्लई। तो उनको पता था कि इनको अगर दबोचा तो पूरी कंपनी ढह जाएगी और वही हुआ। उन्होंने इनको फर्जी केस में फंसाया फंसाया इस हद तक कि भेजने तो इनको काला पानी वाले थे पर नहीं भेज पाए कोयम्बटूर भेज दिया। जेल। पर जो प्रताड़ना काला पानी में वहाँ कैदियों को मिला करती थी, उस प्रकार की प्रताड़ना इनको कोयम्बटूर की जेल में मिली। कोल्हू चलवाया। कोलू चलवाया। हुँ, शायद मुझे नहीं लगता कि भारतीय मेनलैंड में ऐसा कोई जेल होगा जहाँ पर ऐसा एक कोलू कोल्हू की संरक्षित रखा हो। पिराई करवाई हो, हमने इनसे प्राय हम करवाई। जब कोलू की बात करते हैं तो हमें काला पानी, अंडमान ही याद आता है, हुँ, पर इनके साथ हुआ। ये जबकि राजनीतिक कैदी थे, हुँ, इनको उस प्रकार का कोई वहाँ पर अंदर जेल में नहीं मिला। पर जो इनका एक आध्यात्मिक पक्ष है, जैसे मैंने बताया कि हाँ। स्वामी जी और उनके हुँ, सन्यासियों से हुँ, मिलना-जुलना हुआ। तो जेल में ये जेल के कैदियों को तिरुक्कुरल पढ़ाया करते थे। हुँ, तो तिरुक्कुरल उन्होंने वहाँ पढ़ाया और पर बात यही हुई कि इनको ऐसा लगा कि जब तक ये जेल में रहेंगे तो बाहर के लोग सँभाल लेंगे, इनके जो बाकी साथी हैं। पर अंग्रेज़ वहाँ नहीं रुके। इनको तो जेल कर ही दी तो बेचारे इनको तो खबर पहुँच ही नहीं पा रही थी, समाचार पत्र पहुँच ही नहीं रहे थे कि क्या चल रहा है बाहर। तो इनके बाकी सारे के सारे साथियों को भी धीरे-धीरे करके जेल के द्वार पहुँचाया गया। इनके 2 पार्टनर्स को, इनके वकीलों को, जो कोई भी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के आस-पास था, जो भी कुत्ता बिल्ली था सबको बिल्कुल पहुँचा सबको दिया। और फर्जी केस बना-बना के। हुँ, और अगर कोई लॉयर खड़ा होता है उनका केस लड़ने के लिए, उसको भी फँसा देते। वकील तक को। वकील तक को फँसा देते। वाह! यहाँ तक अंग्रेज़ गिरे, चिदम्बरम पिल्लई केस में। और हालत ये हुई कि थक-हार कर जो कर्ज़ा इन्होंने लिया था, जैसे कि मैंने बताया कि बाकी टैगोर और उनको तो टाटा अपना तो पैसा था। खरीद सकते थे। हाँ, इन्होंने जैसे वो चंदा इकट्ठा शेयर्स कर रहे करके थे। और ये सब ब्याज वगैरह में पैसा उठाकर इन्होंने खरीदा था, तो वो ब्याज इनके ऊपर बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप इनको वो जहाज़ बेचने पड़े। और वही जहाज़ ये हुआ कि वो जहाज़ उनको वापस जैसा मैंने बताया, कि जहाज़ उनको अपने अंग्रेज़ों को बेचने कॉम्पिटिटर्स पड़े। को ही बेचे। और बड़ा फ़ेमस हेडलाइन है जो कि सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश मित्रन अखबार में लिखा कि इससे बेहतर ये होता कि इन जहाज़ों को बंगाली खाड़ी में डुबो दिया जाता, वहाँ बेच दिए। इनको देने के बजाय। क्योंकि हुँ, वो जो नाम था स्वदेशी, हाँ, उस स्वदेशी नाम की पूरी मिट्टी पूरी पलीत हो कहानी गई थी। मिट्टी पलीत हो गई। हाँ। तो बड़ा दुखद अंत हुआ और बाद में जब चिदम्बरम पिल्लई बाहर आए सज़ा काट के, तो कुछ भी पहले ऐसा नहीं था और इनका जीवन बड़ी ही गुमनामी में बीता। शायद ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं कि बाद में ये कहाँ रहे, क्या किया। वर्तमान में भी इनका जो परिवार है, मैंने कुछ वर्ष पहले आर्टिकल वगैरह पढ़े थे, बहुत ही गरीबी में और गुमनामी में इनका परिवार रहा। पर भारत सरकार ने एक अच्छी बात ये की टुटीकोरिन का जो पोर्ट है, वो चिदम्बरम पिल्लई के नाम पर है। और आश्चर्य की बात ये रही कि जब ये पुस्तक का विमोचन जब हुआ, तो जो तमिल भाषा में जितने लोग सिलेक्ट हुए थे इस परियोजना में, वो बड़े रोमांचित हुए क्योंकि अच्छा, वो इस चिदम्बरम नाम को जानते थे। वो जानते थे, हाँ, क्योंकि वो जानते हैं, चिदम्बरम पिल्लई वहाँ के लिए बाल गंगाधर तिलक हैं, वो हाँ, फ़ेमस नाम है। पर उनको ये उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हिंदी में एक पाठ पूरा को उनके इस चिदम्बरम पहलू पर बात पे करेगा। लिखेगा। हुँ, तो ये एक बड़ा एक रोमांचक पक्ष था और वाह! मैं समझता हूँ कि इन चारों कैरेक्टरों में मुझे जो आंतरिक जो खुशी मिली हुँ, किसी के बारे में लिखने की, वो चिदम्बरम पिल्लई थे। वाह! 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 चौथे। चौथे वालचंद हीराचंद, हुँ, वो हैं हमारे विशुद्ध गुजराती हुँ, व्यापारी हुँ, और काफ़ी शातिर। हुँ। शातिर से मेरा मतलब ऐसे नहीं कि कोई फर्जीवाड़ा कर आराम रहे से हैं। नहीं फँसे। हाँ, फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं और पहले से तैयार हैं। हुँ, उनको पता है कि क्या-क्या होगा? अंग्रेज़ कहाँ फँसाएँगे, हुँ, उन्हें ये पता है कि पहले के लोग कहाँ फँस चुके हैं। वो किस और कालखंड में हुए? ये है बिल्कुल आपका लगा लीजिए 1930, अच्छा, 20-30 मतलब उनके होते-होते तो ज़िंदा रहते थे तो आज़ादी भी मिल गई है हमको। हाँ। ये भी एक उनका साथ एक फ़ायदेमंद बात रही कि आज़ादी पास में थी उनके लिए हुँ, एज़ हुँ। कम्पेयर टू और 1930 तक आते-आते तो मेरा ख़्याल है एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा-सा मजबूरी में ही सही लेकिन बिल्कुल।
उदार हो भी गया था, हम्म क्योंकि पता था कि अब अगर इनके साथ नहीं चलेंगे हिंदुस्तानियों के तो जल्दी निकलना तो होगा। वो जो आपने जो अभी पॉइंट उठाया उदारता का, उदारवादी प्रणालियों का, वो उसका फायदा वालचंद हीराचंद जी को मिला। हम्म, और इनकी कहानी बड़ी रोमांचक है। ये दिल्ली से आ रहे थे मुंबई, और हुआ ये कि ट्रेन रुकी ग्वालियर। उस समय तो वो कोयला भरना और ये सब, तो लंबे लंबे स्टॉपेज हॉल्ट हुआ करते थे। और वालचंद हीराचंद काफ़ी बड़े धनाढ्य सेठ, हम्म, मतलब हम्म, ये थे सौराष्ट्र के मूलतः। बाद में इनका परिवार सोलापुर की तरफ चला गया था। अच्छा आज भी वहाँ एक जगह वालचंद नगर, अच्छा इनके नाम पर ही स्थापित एक अच्छा नगर है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का इनका वैभव रहा होगा। आ रहे थे, संयोग से वो गाड़ी सुबह सुबह ग्वालियर स्टेशन पे रुकी, और ये उतरे अखबार लेने के लिए अपने पर्सनल कंपार्टमेंट से। तो उतर के देखते हैं कि एक अंग्रेज़ अफ़सर जिसको पहले से जानते हैं, वो एक उस समय के बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव थे, हम्म, और सिंधिया महाराज के बड़े करीब थे उस समय के, और उनसे मिलने-जुलने आया करते, विचार-विमर्श के लिए उनको बुलाया करते थे। हम्म, उसी सिलसिले में वो ग्वालियर थे। तो वो जब उतरे, तो उन्होंने देखा कि जो अखबार पढ़ रहा है इस आदमी को मैं जानता हूँ। और उन्होंने पूछा कि अरे वॉटसन आप यहाँ पर? तो कह रहे हाँ, मैं मिलने आया था, कुछ विशेष एक बात थी। कह रहे विशेष? कह रहे हाँ। कह रहे आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे इसी ट्रेन में मुझे मुंबई जाना है। कह रहे तो आप मेरे कंपार्टमेंट में चलिए। अच्छा, तो वालचंद जी इनको ले गए और उन्होंने वहाँ बात-वात करी। वहाँ बात-बात में वाटसन ने कहा कि एसएस लॉयल्टी करके एक जहाज़ है, जो कि अंग्रेज़ों ने अब सर्विस से बाहर कर दिया है। और बाद में इस जहाज़ को सिंधिया महाराज ने खरीदा, और उस सिंधिया महाराज ने उसे खरीद के क्या किया, उसको एक वॉर हॉस्पिटल, अच्छा, शिप हॉस्पिटल का रूप दिया, ताकि जो प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक वहाँ पे जो हताहत होते थे, उनके हम्म, इलाज के लिए वो जहाज़ काम आ पाए। अच्छा, ये सिंधिया महाराज की उसके पीछे एक रणनीति थी खरीदने की। हम्म, अब पहला प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका, द्वितीय ये विश्व युद्ध में दूसरा भी आने समय वाला था, था। अभी समय था। हाँ तो वो जहाज़ बेड़े पे खड़ा था मुंबई डॉक पर, हाँ, बेकार हो गया था एक तरह बेकार से। था। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने पेशकश रखी कि हम आपका जहाज़ भी बिकवाते हैं। सिंधिया महाराज ने कहा कि भैया पड़ा-पड़ा मैं कबाड़ क्या हो रहा करूँ है, इसका? बिकवा दो इसको। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर एक शर्त, एक पेशकश रखी कि जो भी जहाज़ खरीदेगा, हम उसको बहुत सारी रियायतें देंगे, अच्छा, पॉलिसीज़ में, माल भाड़े में, इस टाइप का। हम्म, तो एक सेल्स ऑफ़र रखा गया। ये बात वाटसन ने इनको बताई। बता दी, वालचंद को। वालचंद ने सोचा कि ये वही मौका है हम्म, इस इंडस्ट्री में घुसने का। और जैसे अब ही तो अंग्रेज रियायत भी दे रहे थे। अब दे रहे थे, हम्म, पर वालचंद को ये पता था कि मामला कहीं न कहीं फँसेगा, हाँ, बिजनेस में तो नहीं घुसने क्योंकि देंगे। गुजराती व्यापारी बड़ा महत्वाकांक्षी हो जाता है, और महत्वाकांक्षाएँ कहीं न कहीं टकराएँगी जाकर, जो हम्म, हुआ बाद में हम्म, कुल मिलाकर। तो वो जैसे ही वो रेलगाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस पे पहुंची, वो वहां से उतरे, घर ना जाकर सीधा उस वॉटसन को पकड़कर मुंबई डॉक गए उस जहाज को अच्छा, देखने वहाँ के खड़ा लिए। था। उन्होंने कहा कि भाई पहले जहाज देखना है। जहाज वहाज देखा, और तुरंत उसी दिन उन्होंने अपने 2-3 और गुजराती व्यापारियों को बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये जहाज है, बड़ी इसको तेज। लेकर करना है और अपना स्थापित करो मामला। हम्म, और तुरंत उसको क्या बोलते हैं, डील डन। उन्होंने स्थापित किया। हम्म, और तुरंत उस कंपनी का नाम दिया सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। अच्छा, हालाँकि उसमें सिंधिया का 1 रुपया नहीं था, कोई लेना देना नहीं कुछ था। लेना-देना नहीं था, वो तो उल्टा बेचा है। उल्टा बेच रहा है। पर उस शिपिंग लाइन का नाम उन्होंने सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी रखा। इसके बारे में खुद वालचंद हीराचंद जी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं करी, पर उनके एक क्लोज़ मित्र ने एक इस बारे में कमेंट किया कि वालचंद हीराचंद जी के का जो ध्येय था, सिंधिया स्टीम नेविगेशन नाम रखने के पीछे वो ये था, वो चाहते थे कि उस समय भारत का जो अलग-अलग जो राजघराने हैं, हम्म, वो उनको उनका ध्यान केंद्रित कर पाए कि आप आइए, ये जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने नाक में दम कर रखा है, अपने वैभव को, अपनी पूँजी को इसमें लगाकर इसमें भारत लगाइए। के हाँ, आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ करिए। हम्म, उस सुंदर ध्येय के साथ सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का नाम दिया। हम्म, और इंटरेस्टिंग तो ये है कि इसका झंडा बड़ा विचित्र है। मतलब इसका झंडा आप लगा लीजिए बिल्कुल नाज़ी फ्लैग है। अच्छा, बस नाज़ी फ्लैग में ये है कि स्वास्तिक 45 उल्टा। डिग्री में हाँ टिल्टेड है, हाँ। इसमें बिल्कुल 90 डिग्री पर है, सीधा अच्छा बैठा हुआ। अच्छा। पर हालाँकि इसमें कोई ऐसा इनका उसके साथ कोई जुड़ाव नहीं था। हम्म। पर कभी-कभी लोग झंडा जब देख लेते हैं सिंधिया स्टीम नेविगेशन का, तो उनको बड़ा धक्का लगता है कि अरे ये बड़ा, ये क्या है? क्योंकि वो हाँ, पीरियड ही ऐसा वो है। पीरियड भी है बिल्कुल, उस एग्जैक्टली। तरीके से। हिटलर का उरूज है वो, और तभी एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे स्वस्तिक और है। आज भी वो सिंधिया हाउस करके आपका साउथ बॉम्बे में वो एक बिल्डिंग है, जहाँ पर सिंधिया स्टीम नेविगेशन का ऑफ़िस स्थापित हुआ, अच्छा और वहाँ से ये कहानी चालू हुई अच्छा। उनकी। हम्म। और वही कहानी फिर कुल मिला के
हम्म, अब आपने व्यापार में पैर रखा है तो हम्म, आपने 2 रुपए पे स्टार्ट किया, 2 रुपए पे तो ख़त्म नहीं करेंगे। हम्म, कहानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। हम्म, पर वो जब धीरे-धीरे वो जो प्रॉफ़िट का जो मार्जिन है जब अंग्रेज़ों को खटकने लग जाए, तब अंग्रेज़ों की नींद चेती कि भई ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला अब ये सारा भी का बढ़ रहा है सारा, आगे। ये भी आगे बढ़ रहा है। पर वहाँ जैसे आपने बोला कि उदारवादी जो नीतियाँ थी, तो उस समय ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जहाँ पर भारतीय जो जो व्यापारी जो अपने स्टीम नेविगेशन प्रकल्प खड़े कर रहे थे, हम्म, उनके लिए कुछ मार्जिन रखी गई। तो ऐसे बहुत से विवरण वालचंद हीराचंद जी के इस पूरे जीवन में आते हैं। जब शिपिंग कंपनी उनकी कभी-कभी तो बहुत नीचे गई, कई जगह पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अंग्रेज़ों के शर्त के साथ। कभी-कभी अंग्रेज़ों ने उनको ऊपर भी रखा। हम्म, पर वो ऊपर-नीचे का मार्जिन जो था, नीचे रखने का परसेंटेज ज़्यादा था, ऊपर रखने का कम था। हम्म, पर बहुत फेयर कंपटीशन कह सकते हैं कि वालचंद हीराचंद जी के समय तक आ चुका था। जैसा कि आपने बताया कि अंग्रेज़ समझ चुके थे कि अब हमको थोड़ा उदार होने की आवश्यकता है, वरना काम चलेगा नहीं। हम्म, और वही उनके साथ चला हम्म, और करते-करते वालचंद जी जो चिदम्बरम पिल्लई का जो था कि हमको टेक्निकल एडवांसमेंट जो शिपिंग के हम्म, साथ-साथ है, उनको भी ध्यान देना हम्म, चाहिए। हम्म, ये बात को समझने में और परिलक्षित करने में और भूमि पर उतारने में। उतारने में हम्म, वालचंद हीराचंद काफ़ी सफल हो पाए। हम्म, तो उन्होंने सोचा कि अब जहाज़ बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हमको यहीं जहाज़ बनाने पड़ेंगे। अच्छा। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वर्तमान में विशाखापट्टनम में है, हम्म, पर वो सब कुछ ठीक रहता तो बंगाल में होता। अच्छा, तो उनकी पहली प्लानिंग बंगाल थी कि बंगाल में इसको स्थापित ये करेंगे। उनका था। हाँ, उनका था वाह, तो मेक इन और इंडिया। सारी बात हम्म, हाँ, बिल्कुल मेक इन इंडिया। हम्म, वालचंद हीराचंद मेरे हिसाब से आई से पहले मेक इन इंडिया का एक पूरा-पूरा एक सर्वांगीण एक चरित्र है। वाह, और वो गए बंगाल और बंगाल में वही हुआ कि जो आज भी है, कुछ लचर टेम्परामेंट के चक्कर में, कोई सरकारी ऑफ़िसर के चक्कर में फ़ाइल वगैरह ढंग से मूव नहीं हुई अच्छा, बात बनी और नहीं, वो बहुत लेट डिले हो रहा था, तो वालचंद हीराचंद को बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार तो चेन्नई ले आए। धंधा मतलब तो वो उसको उठा के विशाखापट्टनम हाँ, ले आए सॉरी, और विशाखापट्टनम आ गया। विशाखापट्टनम लाने के बाद बाकी सब इतिहास ही है। फिर वहाँ बन गया। फिर वो और भी कुछ उन्होंने शुरू किया जी, था? उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाह भाई वाह! वो एक ऐसा प्रकल्प था मैं वही कह रहा हूँ कि वालचंद हीराचंद अपने समय से बहुत आगे थे जिस तरीके से हम बताइए, विक्रम हमें नाम भी नहीं पता था। जिस तरीके से हम विक्रम साराभाई को देखते हैं हाँ, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और अपना थुम्बा का जो हाँ, रिसर्च सेंटर था बिल्कुल। वो इसलिए था कि वो धनाढ्य परिवार से थे हाँ, उनको रोज की रोटी के बारे में सोचना नहीं था तो सही वो बात उसी तो है, कर पाए सही बात। सेम चीज़ वालचंद जी के साथ थी तो उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपना इन्वेस्टमेंट किया और बाकी इतिहास है हुँ, आज की डेट में अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हटा दें तो आप देख लीजिए भारत का डिफेंस कहाँ जाके खड़ा होगा इसके अलावा टॉफ़ीज़, कन्फेक्शनरीज़ की कंपनी उनकी थी। उनकी थी, अभी भी एग्ज़िस्ट करती है। कौन-सी वाली है? रालेगाँव में कोई एक उनका कन्फेक्शनरी है, मैं ब्रांड का नाम भूल रहा हूँ, पर हाँ, अभी भी वो एग्ज़िस्ट करता है। वाह! मैं उस पे नहीं ज़्यादा सोच पाया और बाद में भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो एचएएल में जो इनका कंट्रीब्यूशन था, वो इतना हद तक आगे बढ़ा कि 47 के बाद जब वालचंद जी मर गए, उसके बाद जब पोखरण 2 टेस्ट हुआ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसके लिए कुछ ज़रूरी कलपुर्ज़े भारत सरकार को वालचंद ये परिवार ने उपलब्ध करवाए और सबको पता है कि उस सफल परीक्षण के बाद काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए क्या बोलते हैं वालचंद इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और वो सैंक्शन 2001 में जाकर उठा। अच्छा, 20-30 साल तक वो सैंक्शन रहा उनके विदेश ऊपर, ने लगा विदेशी दिया। यूएसए ने लगाया हाँ, था। ऑब्वियसली कि तो जो-जो उसमें शामिल जी, रहा होगा तो लगाना था सबको वो तो। सबको लगाना पड़ेगा, अच्छा, वहाँ तक रहा। तो उन्होंने अपने मतलब जो बिज़नेस बाहर करते होंगे, ग्लोबली करते होंगे, उसमें बिल्कुल, नुकसान उठाया पूरा। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, वहाँ तक उठाया और शिपिंग का इनका मामला काफ़ी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। हुँ, तो बाकी क्योंकि किताब है, लास्ट कैरेक्टर तो है, हुँ, एंडिंग थोड़ी हैप्पी तो होनी चाहिए हुँ, हुँ। और एंडिंग इसलिए हैप्पी नहीं कि फाइनली हमने क्रैक किया। हाँ, फाइनली हमने क्या किया और हुँ, उनका जो आखिरी स्पीच जो उन्होंने बॉम्बे डॉक में बॉम्बे शिपयार्ड में हुँ, एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ जो उन्होंने एक स्पीच दी है, हुँ, उसमें बड़ा ही एक आशावादी विचारधारा को वहाँ पे उन्होंने परिलक्षित किया। वो कहते हैं कि मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि हिंद महासागर से लेके अरब की खाड़ी तक सिर्फ़ भारतीय झंडे फहराते रहें जहाज़ के ऊपर। मैं ये दिन वो दिन देखना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान जहाज़ चलाएँ भी और जहाज़ बनाएँ भी। बनाए भी। और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन हम वास्तविकता में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। हो गया? वो हो गया।
तो वालचंद, हीराचंद और मतलब ये कुल मिलाके कहना चाहिए कि जो तीनों की कसक रह गई, वो पूरी हुई। द्वारकानाथ ठाकुर की, हुँ। जयमिशन टाटा जी की और अपने चिदम्बरम पिल्लई की, वो कुल मिला के पूरी की पूरी कहानी नियति ने वालचंद हीराचंद जी के थ्रू उसको पूरा करवा पूरा दिया। कर दिया। हुँ। कितनी सुंदर कहानी है। बहुत-बहुत शुक्रिया ये किताब लिखने के लिए सुशांत, और बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से आने के लिए, और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी, इतना इंटरेस्टिंग पहलू हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का खोलने के लिए। ऐसे ही शोध करते रहें, ऐसी ही बढ़िया-बढ़िया कहानी बताते रहें आप। बहुत-बहुत धन्यवाद। सुशांत भारती, और ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, सागर के सेनानी। हालाँकि मेरी एक छोटी-सी शिकायत है, किताब थोड़ी छोटी है, थोड़ा विस्तार मिलना चाहिए था, इतनी सुंदर कहानियाँ हैं, और सुनहरा इतिहास है हमारा, हमारे संघर्ष का, जो हमने अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया। अंग्रेज़ों से जो लड़ाइयाँ हुई हैं हिंदुस्तानियों की, सिर्फ पॉलिटिकल अरेना में नहीं हुई है, बहुत सारी जगहों पर हुई है, ये उनमें से एक है। तो पढ़ाकू नितिन का एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाकी अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, और आज तक रेडियो देखते सुनते रहिए।